गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का विंध्य जीएस सर्किल में, जो कि सिविल सेवा के लिए एक समर्पित संस्थान है। यहाँ आपको यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनडीए, सीडीएस, एसएससी और आरओ से संबंधित कॉन्सेप्ट और फैक्ट बहुत इजी वे में समझाया जाता है, जिसके द्वारा आप आसानी से कोई भी कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बस चैनल पर जाइए, क्लिक करिए और प्लेलिस्ट पर जाकर आप पुराने प्रश्न पत्रों के कॉन्सेप्ट और फैक्ट और जो करंट है वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आसानी से कोई भी कठिन कॉन्सेप्ट अगर लगे परीक्षा की दृष्टि से तो वो आप आसानी से समझ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, विंध्य जीएस सर्किल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज हम अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट देखेंगे, एक ऐसा शब्द जो आम जन की भाषा में बहुत लोकप्रिय है और अखबारों में आए दिन हमारे सामने होता है। वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अर्थात सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और आईआईपी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चूँकि यह जो इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और यह भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन जाता है सभी की ज़िंदगी में, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो। इकोनॉमी से सभी व्यक्ति बंधा हुआ है और इकोनॉमी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यह इससे होता क्या है और यह कैसे इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए जो परीक्षाएं होती हैं वो पर्यावरण और इकोनॉमी, इनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पिछले 3-4 सालों में यही दो खंड, ये जो इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट है, इससे प्रश्न लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी इन खंडों में प्रश्नों की बढ़ने की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम पहले समझाते आए हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो यह होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वो होता है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एट होलसेल लेवल। होलसेल लेवल और रिटेल लेवल, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो होलसेल लेवल पर जो प्राइस का जो परिवर्तन होता है कमोडिटीज़ के, एवरेज चेंज, इसमें 3 शब्द आपको ध्यान देना है। एवरेज चेंज हो रहा है, एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ये दूसरा है। और एट होलसेल लेवल, होलसेल लेवल पर प्राइस, कमोडिटीज़ के प्राइस का जो परिवर्तन हो रहा है वो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल लेवल पर जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, औसत परिवर्तन हो रहा है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जो एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ये भी सेम है। जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके कीमत में यहाँ पर रिटेल लेवल पर जो औसत परिवर्तन होता है, एवरेज चेंज होता है, वो कंज्यूमर प्राइस। तो इसकी परिभाषा को यहाँ भी हम उपयोग कर लेंगे। एवरेज चेंज, पहली चीज़ एवरेज चेंज हो रहा है यहाँ पर, एवरेज चेंज इन प्राइस ये हो रहा है। और एवरेज चेंज इन प्राइस किसका? कमोडिटीज़ का, कमोडिटीज़ का। और किस पर? होलसेल लेवल पर। होलसेल लेवल पर एवरेज चेंज इन प्राइस, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। अब इसी परिभाषा को हम यहाँ यूज़ करेंगे, एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एट रिटेल लेवल, ये रिटेल लेवल पर जो, तो एवरेज चेंज इन प्राइस, कीमत में जो औसत परिवर्तन हो रहा है कमोडिटीज़ का, वो अगर रिटेल लेवल पर हो रहा है तो यह सीपीआई कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। ठीक है। और आईआईपी पे आते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? इस पर 3 चीज़ें देखने वाली हैं। यह शॉर्ट टर्म चेंज होता है, शॉर्ट टर्म चेंज होता है। यह शॉर्ट टर्म चेंज किस में होता है? यह शॉर्ट टर्म चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है तो उसका जो वॉल्यूम है, मतलब वो कितने आयतन में हो रहा है, उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। किसी भी
देखिए बास्केट का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब कीमतों में परिवर्तन की बात होती है और या किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो एक टोकरी में कई तरह की टोकरी का प्रयोग क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, औद्योगिक उत्पाद हैं, वो विभिन्न तरह की होती हैं। तो एक जो बास्केट में कई जितने प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके शॉर्ट टर्म चेंज में, उनके जो उत्पादन का जो आयतन है उसमें जो अल्पकालिक चेंज होता है वह इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा में हम 3 चीज़ ध्यान देंगे। शॉर्ट टर्म चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं की जो एक टोकरी है उसके उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तन। ठीक है, शॉर्ट टर्म चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अल्पकालिक चेंज, शॉर्ट टर्म चेंज किसमें? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन किसका? तो बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनके आयतन में, उनके उत्पादन के आयतन में अल्पकालिक परिवर्तन। तो ये 3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखिए और 3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखिए। फिर से देख लेते हैं हम होलसेल को। एवरेज चेंज इन प्राइस पहली चीज़। दूसरा, किस चीज़ का एवरेज चेंज इन प्राइस? तो कोमोडिटीज़ का। ठीक है, और किस पर? होलसेल लेवल पर। तो एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कोमोडिटीज़ एट होलसेल लेवल, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI हो गया। अब यहाँ पर इसी परिभाषा को यहाँ भी यूज़ करना है। एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कोमोडिटीज़ एट रिटेल लेवल, एट रिटेल लेवल। तो रिटेल लेवल पर अगर परिवर्तन की बात की जाए तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म चेंज, अल्पकालिक परिवर्तन। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन है उसका। और ये उत्पादन किस चीज़ का हो रहा है? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो 3 चीज़ें यहाँ याद रखनी हैं। केवल मोटी चीज़ें पकड़नी है जो चर्चित है, बाकी परिभाषा रटनी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट टर्म चेंज विधि, ये चीज़ें याद रखनी है, हमें परिभाषा रटना नहीं है। इसी तरह इसमें भी 3 चीज़ें याद रखनी है। एवरेज चेंज इन प्राइस, कोमोडिटीज़, होलसेल लेवल और ये रिटेल लेवल। तो जो टर्म्स हैं बस उनको कैच करना है। अब देखेंगे कि किन किन की बात कर रही है। होलसेल प्राइस लेवल किस चीज़ों को कवर करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कोमोडिटीज़। तो ये कोमोडिटीज़, अब हमने पहले आपको कोमोडिटीज़ नहीं बताया क्या है, लेकिन उसका कारण ये था कि ये कवर किन किन चीज़ कोमोडिटी को कवर कर रहा है। तो अब वो समय आ गया कि हम कोमोडिटीज़ का अर्थ बताएं। तो ये कोमोडिटीज़ है, यहाँ गुड्स है। ठीक है, वस्तुएं हैं, गुड्स ओनली। ये केवल गुड्स की बात कर रहा है, सर्विस की बात नहीं कर रहा है, गुड्स ओनली। ठीक है, तो ये जो कोमोडिटीज़ था ऊपर वो क्या था? ये किस चीज़ को कवर कर रहा है? तो ये केवल गुड्स ओनली। ठीक है, वस्तुओं को कवर कर रहा है, सेवा को कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो यही परिभाषा हमने यहाँ यूज़ की थी। तो यहाँ पर जब कोमोडिटीज़ की बात आ रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ केवल गुड्स ओनली होगा, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होगा। जबकि कोमोडिटीज़ की बात आ रही है तो किन कोमोडिटीज़ को कवर कर रहा है? तो ये केवल गुड्स को कवर कर रहा है। यहाँ पर भी कोमोडिटीज़ की बात है तो किन कोमोडिटीज़ को कवर कर रहा है? तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को। और यहाँ पर केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात हो रही है। जो औद्योगिक उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन क्या है? आपके दिमाग में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा। हमने यहाँ नहीं बताया, हमने इस कोमोडिटीज़ को भी वहाँ नहीं बताया, लेकिन इसका यही था कि जब कवर की बात आ रही है किन किन कोमोडिटीज़ को, तो हमने बताया कि गुड्स ओनली, गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्या? तो जब औद्योगिक घराने या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो उद्योग से प्राथमिक वस्तुओं का रूप परिवर्तन करती हैं तो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके, जैसे सीमेंट बनाया जाता है तो ये इंडस्ट्रियल हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, स्टील बनाया जा रहा है तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया।
कोल बनाया जा रहा है, कोयले से बिजली उत्पादन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर जाए की रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रिफाइनरी हो गई, जो कच्चे तेल से हम रिफाइनरी प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल डीजल, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे सीमेंट है, सीमेंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सीमेंट हो गया, जो भी प्रकृति में वस्तुएं हैं, चाहे खनिज हो चाहे कुछ भी हो, उनका जब हम रूप परिवर्तन कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में ले जाकर, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी, स्टील, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्राथमिक से इनका रूप चेंज हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कमोडिटीज़ क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है। अब हम देखेंगे कि ये कौन जारी करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पिछले साल यूपीएससी में, इस साल यूपीएससी में आया था और इस बार पीसीएस में भी आया था। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जारी करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया है, इस पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये जारी करता है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और सीपीआई जो है सीएसओ जारी करता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जारी करता है, आईआईपी भी सीएसओ जारी करता है। ठीक है, तो ये पब्लिश कौन करता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करने वाला ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आईआईपी को भी सीएसओ जारी करता है। ठीक है, सीएसओ। अब बात आ रही है कि इसका बेस ईयर क्या है। बेस ईयर, तो इसका कोई भी चीज़, जब कोई इंडेक्स, आप समझ लीजिए बेस ईयर क्या होता है। जब कोई इंडेक्स जारी होता है तो किसी वर्ष को अपना आधार मानता है। जैसे 2011-12 ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है, तो और अभी चल रहा है 2022। ठीक है, तो ये 2011-12, अब हमने एवरेज चेंज इन प्राइस की बात की, इसीलिए हमने आपको परिभाषा नहीं बताया, हमने आपको टर्म्स पकड़ा है। ये 3 टर्म्स थे, एवरेज चेंज इन प्राइस, कोमोडिटीज़, होलसेल लेवल। तो ये कोमोडिटीज़ यहाँ हमने डिफाइन किया, गुड्स ओनली। बेस ईयर, एवरेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में जब परिवर्तन होता है, यहाँ डिफाइन किए कि प्राइस में जब परिवर्तन होता है तो 2 समयावधि के बीच में कीमत में परिवर्तन होता है। जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम से किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में, एक निश्चित समय से दूसरे निश्चित समय के बीच में जो कीमत का परिवर्तन होता है, कीमत में उछाल आएगा, कीमत में डाउन होगा, अप डाउन दोनों होंगे, तो उसके लिए एक बेस ईयर और करंट ईयर 2 टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो एवरेज चेंज इन प्राइस, ये एवरेज चेंज इन प्राइस क्या है, उसके लिए एक बेस ईयर होगा जो 2011-12 है, और एक करंट ईयर होगा जो 2022 अभी है। तो इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 लिया गया है। ठीक है, सेम यहाँ भी है 2011-2012, और सेम यहाँ भी है। बेस ईयर इसका भी ये है, बेस ईयर इसका है, बेस ईयर इसका है। ठीक है, तो जब कीमत में परिवर्तन की बात आती है तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम लिए जाते हैं। एक बेस ईयर होता है, मतलब मूलभूत वर्ष, आधार वर्ष, और दूसरा होता है वर्तमान वर्ष, करंट ईयर। ठीक है, तो इसका जो बेस ईयर है 2011-12 से काउंट हो रहा है, और इसका भी बेस ईयर 2011-12 है, इसका भी बेस ईयर 2011-12 है। अब बात आती है कि ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये फोकस करते हैं, ये प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस। देखिए, प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस,
इसमें 3 टर्म्स हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, ये फोकस किस पे कर रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस। देखिए जब होलसेल लेवल की बात आती है तो आम आदमी होलसेल लेवल पर थोक लेवल पर नहीं खरीदता है, ठीक है, वो होलसेल लेवल मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये बिजनेस हाउसेस, प्राइसेस ऑफ गुड ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउस, एक भी औद्योगिक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच में जो लेन देन होता है तो उस पर ये फोकस करता है, प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउस, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से परिभाषा बनाई है, इसकी परिभाषा ने टर्म्स लिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शब्दों का परिवर्तन यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल मोटे शब्द कॉन्सेप्ट फैक्ट ले रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स है, फोकस किस पर है इसका, प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस, आम आदमी नहीं, बिजनेस हाउसेस, ठीक है। तो इस पर हम 3 चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। इसका मेन फोकस है प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस। और सीपीआई में क्या है, कंज्यूमर जो वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, परचेज बाय कंज्यूमर, ये प्राइस ऑफ गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है प्राइस, फोकस क्या है इसका, तो प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस, और यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड्स परचेज बाय, इसका फोकस जो बिंदु है वो प्राइस ऑफ गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर उस पर होता है, ठीक है, परचेज बाय कंज्यूमर, जो उपभोक्ता, इसीलिए इसका नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो कंज्यूमर उपभोक्ता जो है, इसमें भी 3 चीज़ें हैं और इसमें भी हैं, लेकिन यहाँ प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस, एक उत्पादन इकाई से दूसरे उत्पादन इकाई के बीच में जो ये वस्तुओं का लेन देन हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, यहाँ पर केवल गुड्स है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। जो उपभोक्ता, ये इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, इसको थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। और इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इकोनॉमी के टर्म आपको हम एक टिप देना चाहते हैं। इकोनॉमी, अब चूँकि यूपीएससी में आप देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश का कितना डिफरेंस क्रिएशन हो गया है पिछले 6-7 सालों में, कि हिंदी बेल्ट का पूरा सफाया हो गया। तो हम अपना अनुभव आपके आधार पर आपको एक टिप देना चाहते हैं कि आप कोशिश करिए, देखिए कठिन कुछ नहीं है, आप जितना इंग्लिश से दूर भागेंगे ना वो चीज़ आपके लिए और कठिन बनेगी। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि इन्वायरमेंट के टर्म, साइंस टेक्नोलॉजी के टर्म और इकोनॉमिक्स के टर्म, इसको आप इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश करिए। उसका हिंदी भी जानिए लेकिन इसका इंग्लिश ज़रूर जानिए, पॉलिटी के टर्म्स, इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जब मान लीजिए अगर पेपर नहीं भी देना चाहते हैं, आप आम आदमी के बीच में भी बैठकर चर्चा करेंगे तो आप दोनों टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, और दोनों टर्म्स को इंग्लिश हिंदी भी लिख, हिंदी में अगर पेपर दे रहे हैं तो उसके ब्रैकेट में इंग्लिश में यूज़ आप कर सकते हैं, उसमें नंबर नहीं कटता है। और अगर आपस में बैठ के किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तो इंग्लिश का टर्म आप फेमिलियर रहिए, क्योंकि देखिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है बहुत टफ है। आप भले हिंदी माध्यम अपनाए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़ा होया जा सकता है, सिस्टम में जाकर ही हम कुछ सुधार करेंगे। और सिस्टम में कब जाएंगे, जब हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा। एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, जब हम इंग्लिश को फेमिलियर बनाएंगे। हम हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर हैं, हम देखिए हमेशा हम हिंदी शब्दों का ही, मेरे पूरे वीडियो में हिंदी शब्द ज़्यादा भी यूज़ होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से जो नहीं चला वो समय ने उसको पीछे छोड़ दिया, वो पीछे छूट जाएगा। सिस्टम को अगर सिस्टम से लड़ना नहीं है, सिस्टम को सुधारना है, और सिस्टम को सुधारेंगे तब जब हम सिस्टम में जाएंगे, और उसके लिए हमें आईएएस बनना पड़ेगा। और जैसा कि पिछले 6-7 साल का ट्रेंड है, आईएएस बनने के लिए हमें इंग्लिश से फेमिलियर होना ही है। ये मैं हिंदी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आईएएस बनने के लिए इंग्लिश से फेमिलियर होना ही पड़ेगा। और कुछ, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, जो इसका हिंदी रूपांतरण होता है बहुत टफ होता है, इसलिए आप इकोनॉमी, साइंस टेक, पर्यावरण, इन सब
के जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश के बहुत इजी हैं और बहुत कैची हैं, आराम से आप कैच कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी का जो हिंदी है वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जा रहा है। तो ये आप जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं और जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मेरा बस एक अनुभव है, सुझाव है कि आप फैमिलियर रहिए दोनों टर्म से, ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, चाहे वो एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो। फैमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ से हमारा एनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और चूँकि इसका जो इंग्लिश रूपांतरण होता है, हिंदी रूपांतरण होता है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स के टर्म्स, साइंस टेक के टर्म्स को इंग्लिश में ज़रूर आप जानिए। तो इसीलिए हम इस वाले टॉपिक को हम इंग्लिश में ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में आसान है। और हिंदी कहीं कहीं और चूँकि हमारा पढ़ाने का ढंग है कि हम केवल ये टर्म्स लेते हैं, परिभाषा नहीं बताते हैं, इसीलिए हमने केवल टर्म्स लिए हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स लिए हैं, यहाँ टर्म्स लिए हैं, यहाँ 3 टर्म्स लिए हैं, यहाँ लिए हैं, तो इससे आपका काम आसान हो गया है, ठीक है। तो ये फोकस कर रहा है। आपने टॉपिक पे आते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेज, और यहाँ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस पर फोकस कर रहा है। तो यह फोकस करता है 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं बची। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इनका फोकस 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं और फिर से हम इसको लिख रहे हैं, जगह की कमी है। तो अभी हम 8 कोर इंडस्ट्री पे फोकस करें। इसका फोकस बिंदु है बिजनेस हाउसेस के बीच में जो लेन देन होता है उसका, कंज्यूमर जो चीज़ खरीदता है उसका, और वो 8 कोर्स इंडस्ट्री के पर फोकस है। अब हम इसको मिटाने के बाद डिस्कस करेंगे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है। इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है, इस पर चर्चा कर ले रहे हैं, फोकस है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट कोर इंडस्ट्री, ये जो आईआईपी है इसका फोकस जो है 8 कोर इंडस्ट्री पर है। अब ये कोर इंडस्ट्री क्या है ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से मानस पुत्र है, या मतलब ये पूछा ही जा रहा है मेंस में भी इसी से संबंधित। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें इकोनॉमी से अवेयर होना ही पड़ेगा। इकोनॉमी के टर्म्स जो भी पेपर में आ रहे हैं उन पे ज़रूर नज़र रखिए, प्रश्न वहीं से निकलते हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये 8 हैं, और इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं। रिफाइनरी, ये क्या है? ये रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टील, ये कोर इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जो आईआईपी का फोकस है वो कोर इंडस्ट्रीज पर है। कोर इंडस्ट्री क्या है? तो ये 8 है, ये कोर इंडस्ट्रीज 8 है। तो इस 8 की हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये क्या है इंडस्ट्रीज? रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, कोल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल। उसके बाद इधर देख लीजिए, सीमेंट हो गया और फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र हो गया। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र। प्रश्न ये बनता है, मान लीजिए एक कई बार पूछ चुका है कि इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिफाइनरी का है। परसेंटेज अगर पूछ रहा है, परसेंटेज 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का आईआईपी में सर्वाधिक
वो जो आयतन है, अभी हमने यहाँ पर वॉल्यूम की चर्चा की थी, तो ये वॉल्यूम यही सब है। इसमें सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो रिफाइनरी का है। परसेंटेज वाइज देख ले रहे हैं, परसेंटेज वाइज रिफाइनरी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद स्टील है, कोल है। ये मतलब हमने उसी क्रम में ही लिखवाया है। तो कोर इंडस्ट्रीज़ की अगर चर्चा की जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। तो इस पर आप ध्यान दे दीजिएगा। कोर इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। और ये जो अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो ये इसी क्रम में जाएगा, इसी क्रम में जाएगा। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील। इसको आप एक ट्रिक यूज़ कर लीजिए। देखिए, रिफाइनरी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। रिफाइनरी कोई भी ये मेरा बनाया ट्रिक है, इसको किसी किताब में आप नहीं पाएंगे। ये समझने लायक भी है और बहुत काम आएगी आपके। रिफाइनरी चलती है, मेरा बनाया ट्रिक है ये, ठीक है। इसको अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो अपना अप्लाई करिए, बाकी जिन्हें अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। रिफाइनरी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। रिफाइनरी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। स्टील के बनने में कोल का भी 1 से 2% कोयले का भी यूज़ किया जाता है इस्पात बनाने में। तो उस सेंस में हमने लिया, रिफाइनरी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, स्टील बनता है कोल से, क्रूड ऑयल के साथ नेचुरल गैस। कहीं भी अगर आप क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्राप्त कर रहे हैं तो नेचुरल गैस उसके साथ रहता है, ठीक है। तो रिफाइनरी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। स्टील के निर्माण में कोल का प्रयोग होता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों साथ मिलते हैं, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों साथ मिलते हैं। कहीं भी अगर आप नेचुरल गैस पाएंगे तो क्रूड ऑयल वहाँ पे उपस्थित रहेगा। और सीमेंट बनाने में फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग होता है। तो ये 8 कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा। रिफाइनरी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, स्टील के बनने में कोल का भी यूज़ होता है, और नेचुरल गैस क्रूड ऑयल दोनों साथ मिलते हैं, और फर्टिलाइज़र बनने में, सीमेंट बनने में फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उप उत्पाद है, सब प्रोडक्ट है सीमेंट और फर्टिलाइज़र के। इसके जो कंटेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो दोनों इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। सीमेंट में भी वही कंटेंट यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र में भी। इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ आसपास ही आप देखेंगे। तो हमें कमेंट करके बताइएगा हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि परिभाषा ना रटाया जाए, केवल एलिमेंट्स लिया जाए और वो भी टर्म्स यूज़ किया जाए। इकोनॉमी का मेरा अनुभव है कि केवल टर्म्स यूज़ किया जाए तो उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और पेपर में भी जो टर्म्स आ रहे हैं केवल उसका नॉलेज लिया जाए। पेपर वैसे ही बनता है, केवल टर्म्स उठा के पूछ लिया जाएगा। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पूछ लेगा, कोर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन शामिल है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। 8 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोर इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी हैं, ये 8 हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है और 8th ये है, ठीक है। तो टर्म, इकोनॉमी में टर्म्स यूज़ किया जाता है, टर्म्स से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इकोनॉमी से कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जीएस का मेंटर मैं ही हूँ, कीर्तिराज सिंह बघेल। और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी सब्जेक्ट को इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूँ, ताकि आपको कहीं और से नोट्स उठाकर देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा प्रयास है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।